हाल चाल, कैसे हो आप सब? अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, हम लोग चैप्टर नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है विद्युत धारा, करंट इलेक्ट्रिसिटी का। बच्चों ये बहुत ही फेमस चैप्टर है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें आज हम लेक्चर नंबर 4 पढ़ने वाले हैं, ओम का नियम। सर ओम का नियम तो हमने 10th में भी पढ़ा था और बड़े अच्छे से पढ़ा था। 10th में ओम का नियम V = IR किसको नहीं याद है कि अगर किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर स्थापित किया जाए तो वह उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उस चालक में प्रवाहित विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। सर ये ओम का नियम हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, बहुत अच्छे से सीखा है। यहां पे क्या कुछ डिफरेंट है? बच्चों ये 12th की क्लास पढ़ रहे हो, 12th में बड़ा बेस से और वास्तव में क्या चीजें हैं वो अब यहां पर पता चलेंगी। क्या ओम सर ने ऐसे ही डायरेक्ट बता दिया था फार्मूला या कुछ और तरीके अपनाए थे? उन सभी बातों के बारे में चर्चा करेंगे आज इस लेक्चर में, बहुत ही खास रहने वाला है। प्यारे बच्चों, इसके पहले लेक्चर में मैंने अनुगमन वेग आप सभी को पढ़ाया था, यस और नो? आपने कहा, मेरे तक आवाज आ चुकी है, यस सर। अनुगमन वेग पढ़ाए थे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको सिखाया था और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला भी आपको बताए थे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, VD = EVML × टाउ। वो चीज आपने लिख रखी होगी और नहीं लिखी है तो अभी रिवीजन थोड़ा सा करेंगे। और फिर उसके बाद आज ओम के नियम की प्राप्ति कैसे करेंगे अनुगमन वेग से, क्योंकि मैंने इसका क्वेश्चन लिखाया था, यस और नो? क्वेश्चन लिखाया था अनुगमन वेग। जब मैं सूत्र लिखा रहा था तो उसी में लिखा था अनुगमन वेग क्या है, इसका व्यंजक प्राप्त करें तथा अनुगमन वेग की सहायता से ओम का नियम प्राप्त कीजिए। ओम का नियम अनुगमन वेग की सहायता से प्राप्त कीजिए, वो चीज भी लिखाई थी। ठीक है, तो मेरे दोस्त, मेरे छोटे भाई बहन, क्लास स्टार्ट हो गई है। आप सभी का स्वागत करता हूं। नमस्तुभ्यम, नमस्कार, आभार, अभिनंदन आप सभी प्यारे बच्चों का, मेरे साथियों का, मेरे छोटे भाई बहनों का स्वागत करता हूं। गुड इवनिंग माय डियर ऑल। खुशी कुमारी, पूजा जायसवाल, साक्षी झा, प्रीतम, काजल, अंकित कुमार, जिज्ञासा कुमारी, विक्की कुमार, प्रिंस कुमार, और ये कौन है, फौजिया परवीन, प्रियंका कुमारी, ठीक है, सोनू कुमार, गौतम कुमार, आशिया परवीन, अंकेश, सचिन कुमार, मिथिलेश, सौम्या, विकास और उज्जवल। पता नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग आ गए भाई, अब बहुत स्पीड से हो रहा है। तो आप सभी का स्वागत करते हैं बच्चों आज की इस बेहतरीन सी क्लास में। क्लास बहुत अच्छी जाने वाली है, मैं उम्मीद करूंगा, आशा है आप सभी से कि आप इस क्लास का पूरा सपोर्ट करोगे। चलिए, तो चैप्टर नंबर 3 सीख रहे हैं बच्चों। कतई बर्डन नहीं लेना है। अभी आपके सामने ये अप्रैल महीना आज अंतिम हो गया, अंतिम दिन, आज 30 अप्रैल है बच्चों, और कोई दिक्कत नहीं, हम लोग 30 अप्रैल आज खत्म किए। अब कल से जो महीना स्टार्ट हो रहा है वो मई स्टार्ट हो रहा है ना, मई। और बच्चों कल होगी 1 मई, क्या बोलते हो? कल 1 मई होगी, तो कल मई शुरू होगा, फिर जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। सितंबर के लास्ट और अक्टूबर के मिड तक हमें सिलेबस खत्म करना है। हमारे पास 15 चैप्टर हैं, तीसरा पढ़ रहे हैं, जिसमें से ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं ना, ये बहुत लेंथी वाले चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसके बाद थोड़े थोड़े छोटे छोटे चैप्टर भी हैं, ऐसा नहीं है, मतलब पूरे 15 चैप्टर में कुछ ऐसे चैप्टर में है जिसमें 3 से 4 दिन में ही पूरा लेक्चर खत्म हो जाना है। इसलिए विश्वास रखें कि हम लोगों का जो लक्ष्य है सितंबर लास्ट और मिड अक्टूबर तक सिलेबस को खत्म करना है। बच्चों जिस किसी भी दिन मतलब किसी भी तरह से, किसी भी अकारण, ठीक है, या कह लो किसी भी मतलब आवश्यक कार्य में मेरी छुट्टी हो जाती है, जैसे कल हो गई थी, तो उसमें आप लोग रिवीजन कर लिया करें। वैसे मैं छुट्टी लेने वाला नहीं था, लेकिन लेट होने की वजह से किसी काम से गया था मार्केट, और फिर लेट होता गया, समझ सकते हैं। किसी दूसरे, अगर हम एक कस्टमर बन के किसी के पास गए हैं तो उसके पास भी बहुत सारे काम है, तो कई बार ऐसा होता है कि हम लेट हो जाती है। नहीं तो ऐसा होता है कि भाई गए हैं तो क्लास के टाइम पे तो लौट ही आएंगे, तो इस वजह से इन्फॉर्मेशन पहले नहीं दी जाती है। तो कल क्लास नहीं हो पाई थी, इस बात को आप लोगों को पता भी होगा, ठीक है। और हिंदी का क्लास क्यों नहीं ले रहे हैं प्रिंस सर? क्योंकि उनके घर पे गांव में शादी है, तो पिछले 3-4 दिन से वो वहीं पर बिजी हैं, ठीक है। हालांकि पटना में भी थे, फिर गए, बीच में फिर आए। आज शादी है तो एक दिन और लगेगा, फिर उसके बाद वो आपकी क्लास कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, समझ गए? चलो बच्चों, तो 30 अप्रैल 1 मई से हम लोगों का अगला कल महीना शुरू होने वाला है, और हम लोग इस महीने में फिर कंटिन्यू अच्छे से पढ़ाई करनी ही करनी है, ठीक है, जितना भी सिलेबस खत्म हो जाए। आज हमारा चौथा लेक्चर है चैप्टर नंबर 3। तो चैप्टर नंबर 3 में हम लोग पढ़ के आ रहे हैं। कितने लोग ने आज अभी तुरंत मेरे बताने से पहले सभी ने अपनी कॉपी पे हेडिंग को लिख लिया है? अगर मैं रिवीजन की बात करूं बच्चा पार्टी, तो रिवीजन में आप लोगों ने क्या क्या पढ़ना है वो बता दो जरा मुझे। रिवीजन में बच्चों आप लोगों को मैंने बताया था अनुगमन वेग के बारे में, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। कितने लोगों को प्रूफ करना आता है अनुगमन वेग को, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को? कितने लोगों को प्रूफ करना आता है? इसका प्रश्न किस प्रकार पूछा जाता है, जरा मुझे प्रश्न की भाषा बता दो। अनुगमन वेग का प्रश्न किस प्रकार आता है ये भी बता देना, ध्यान से सुनेंगे बच्चा पार्टी, गौर करेंगे। अनुगमन वेग के लिए मैंने बताया था सिंपल सा फार्मूला, कहा था कि ये कोई चालक है, ध्यान से सुनो, फिर मैं चालक बना करके थोड़ा सा स्पीड में चीजों को कवर करने की कोशिश करूंगा। इस चालक में बच्चों एक बैटरी को जोड़ा गया है,
ठीक है, एक बैटरी को जोड़ा गया मतलब विभवांतर V चालक के सिरों पर स्थापित किया गया है। चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है वो A है, चालक की लंबाई जो है वो L है। ठीक है, चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है ढेर सारे उपस्थित है। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जैसे ही बच्चों विभवांतर स्थापित किया तो वैद्युत क्षेत्र बना इस चालक के भीतर, और वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव से इसमें वैद्युत बल लगा, और वैद्युत बल लगने से ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन थे बच्चा पार्टी, ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन थे ये बैटरी के धन सिरे की ओर दौड़ने लगे, जिससे धन सिरे से इस चालक में विद्युत धारा आई प्रवाहित हुई। लेकिन ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जिस वेग से दौड़े उसे बच्चों अनुगमन वेग कहते हैं, VD। V भी छोटे लेटर में स्मॉल लेटर वाला इस ये V है और D सफिक्स में लगा हुआ है, तो ये अनुगमन वेग कहते हैं, VD से दौड़ने लगते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। ये चीज मैंने अच्छे से बता दी थी, क्लियर कर दिया था। मैंने कहा था कि ये अनुगमन वेग VD से दौड़ने लगते हैं, अतः इसमें त्वरण उत्पन्न होता है, और अगर त्वरण उत्पन्न हुआ तो वहां पर न्यूटन का गतिविषयक द्वितीय नियम लगेगा। ठीक है, वहां पर न्यूटन का गतिविषयक द्वितीय नियम लगेगा, और F बराबर क्या होगा, ma होगा। F बराबर क्या होगा, ma। लेकिन ये त्वरण उत्पन्न कैसे हुआ, इन इलेक्ट्रॉनों में, मुक्त इलेक्ट्रॉनों में त्वरण आया कहां से, तो वो आया वैद्युत बल से, क्योंकि वैद्युत बल कहां से लगा, ये बैटरी जब लगाई गई तो इसमें वैद्युत बल कार्य करने लगा, वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो गया, तो वैद्युत बल की वैल्यू होती है F बराबर QE। लेकिन बच्चों Q के रूप में यहां किस पर बल लग रहा है, आवेश Q के रूप में यहां आवेश कौन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों को हम स्मॉल ई से लिखते हैं, इसलिए आवेश की जगह पर स्मॉल ई और कैपिटल ई लिखेंगे इस प्रकार से। ये दोनों बल एक दूसरे के बराबर होंगे, और बराबर होंगे तो बच्चों ma बराबर क्या होगा, स्मॉल ई कैपिटल ई के बराबर होगा, और यहां से अगर हम त्वरण का मान निकालें तो a बराबर स्मॉल ई कैपिटल ई अपान में m होता है। मैंने कहा था इतनी चीजें हर, चाहे डेरिवेशन का वो जो मैंने कोई भी तरीका बताया हो, डेरिवेशन का मैंने लेक्चर में 2 तरीके बच्चों बताए थे, 2 तरीके बताए थे, और मैंने कहा था कोई भी तरीके से आप डेरिवेशन करना अनुगमन वेग के सूत्र का, उसमें त्वरण आपको निकालना ही पड़ेगा, त्वरण निकालने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। नेटवर्क प्रॉब्लम, वीडियो रुक रहा है, ये हर जगह नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया है इंटरनेट का, ये जो एयरटेल का यहाँ पर ब्रॉडबैंड कनेक्शन है, और बच्चों ये लगभग हर कोई एडिटेक में यूज़ करता है, 99% यूज़ करते हैं। ठीक है, तो है तो यहाँ पर दूसरी कंपनी का भी, जियो का भी है, बट कनेक्टिंग इसी से है, और नेटवर्क आज इशू कर रहा है, बिल्कुल सही बात है, मैं देख भी रहा हूँ, और कई प्लेटफॉर्म में ऐसा देखने को भी मिला है। ठीक है, इशू कर रहा है, तो परेशान मत हो, जैसे चल रही है क्लास को थोड़ा सा देखेंगे, अगर कहीं पर ज्यादा आपको दिक्कत आ रही हो तो फिर बाद में इसी को भाई उस जगह पे रिकॉर्डेड क्लास में बाद में बीच में देख लीजिएगा, बट अगर जुड़े हुए हैं तो फिर अभी कंटिन्यू क्लास को रहने दे। ठीक है, समझ में आ गई बात? हाँ, तो त्वरण a बराबर स्मॉल ई कैपिटल ई अपान में m, ये a की वैल्यू आ गई। ठीक है, त्वरण का मान आ गया बच्चों। अच्छा, इसके बाद बच्चों मैंने कहा था जो पहला तरीका तो वो मैं यहां पर डिस्कस नहीं करूंगा, बहुत लेट हो जाएगा। सेकंड जो मेथड था उसको मैं थोड़ा सा डिस्कस कर दे रहा हूं, वो सेकंड मेथड मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए बच्चों, है ना, नहीं तो कम से कम सेकंड मेथड याद रखो। मैंने कहा था कि इसमें गति का प्रथम समीकरण लगा देना, v बराबर u प्लस at, ये गति का प्रथम समीकरण होता है। ठीक है बच्चों, ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है ये अंतिम वेग vd को प्राप्त कर लेते हैं, इनका प्रारंभिक वेग 0 होता है, प्लस a की वैल्यू ये है स्मॉल ई कैपिटल ई अपान में m, और ये जो यहाँ समय है ये समय उन 2 औसत टक्करों के बीच का है, तो औसत टक्कर वो समय कब कितना होता है, सरांतिकाल होता है टाउ, तो t की जगह टाउ लिख देंगे, हो गया। यहाँ पर vd इक्वल टू क्या मिल गया, vd इक्वल टू मिल गया स्मॉल ई कैपिटल ई इंटू अपान में m इंटू टाउ, ये हो गया बच्चों अनुगमन वेग का सूत्र। यही तो आपका अनुगमन वेग का सूत्र है, यही अनुगमन वेग का सूत्र है, हो गया। इतना साधारण सा सूत्र मैंने कल आपको डेरिवेशन में मतलब लास्ट लेक्चर में सिखाया था, और याद भी रखना है क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है, ये बहुत ज्यादा बच्चों जरूरी है। इसी में मैंने कहा था कि अगर E बराबर, यदि कैपिटल E बराबर v अपान में l हो, ये v क्या है, विभव है, ये v, ये नहीं कह देना कि वेग वाला v है, ये विभव वाला v है, v अपान में l हो, तब बच्चों vd बराबर क्या होगा, स्मॉल e और v, e की जगह पर v और ये m, e की जगह पर तो v अपान में l रखा है ना, तो v अपान में l इंटू का बच्चों क्या, टाउ। तो एक सूत्र ये भी बन जाएगा अनुगमन वेग का, एक सूत्र ये भी बन जाएगा, एक ये दोनों ही अनुगमन वेग के सूत्र हैं। अच्छा, अनुगमन वेग को और किन नामों से जानते हैं, अनुगमन वेग को और किन नामों से जानते हैं, इसे बच्चों संवहन वेग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, संवहन वेग भी कहते हैं। इसे और किन नामों से जानते हैं, या बच्चों इसे ही अपवाह वेग भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, अपवाह वेग भी बोलते हैं। अच्छा, इसे और क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इसे इंग्लिश में बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, ये इंग्लिश में इसकी मीनिंग होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है बच्चों,
समझ में आ गया? क्लियर हुआ? मैं ये बता रहा हूं कि अगर इस कैपिटल ई की जगह पर v अपान में l रखें तो बच्चों ये क्या होगा, ये सूत्र कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। ये गति का प्रथम समीकरण से हल करना बताया था, बोले यस और नो, बताए थे। ये हो गया बच्चों आपके अनुगमन वेग का सूत्र स्थापित करना। कौन है सर? आप डेली 5 क्वेश्चन, बाबू 5 क्वेश्चन नहीं, आप 50 कर लीजिए, ठीक है? जितने दिए हैं आप उतने ही कर लीजिए, उतने में हो जाएगा, ठीक है? ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जितने मैंने सब्जेक्टिव क्वेश्चन सेकंड चैप्टर में दिए हैं, आप सेकंड चैप्टर वाले उतने कर लीजिए, उतने में हो जाएगा, उससे अधिक नहीं करने की जरूरत, ठीक है? डेली 5 क्वेश्चन होते हैं तो मैं 1200 क्वेश्चन नहीं कराना चाहता, मैं 120 कराना चाहता हूं। और 120 में से क्वेश्चन की अगर बात करें, प्रॉपर क्वेश्चन, तो 120 में हमें 6 क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन फंसाने हैं और 20 क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन फंसाने हैं। तो मैं वो तरीका अपनाता हूं। थ्योरी तो मैं पूरी पढ़ाता हूं, थ्योरी तो मैं पूरी कंप्लीट पढ़ाता हूं, न्यूमेरिकल सारे एनसीईआरटी के बताऊंगा और उसके एक्स्ट्रा भी बताऊंगा, ठीक है? इस बात में कहीं कोई पीछे किसी जगह से रहेंगे ही नहीं हम, ठीक है? तो ये चीज याद रखें। आप पूरी क्लास प्रॉपर करें, कंटिन्यू करें, तो आपको 5 क्वेश्चन दीजिए सर, हमें ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, तो बहुत एक्स्ट्रा एडवांटेज दिखाने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है? चलो, तो ये चीजें समझ में आ गई होंगी, इतना मैंने बता दिया था। अब बच्चों प्रश्न ये आता है कि अनुगमन वेग की सहायता से ओम का नियम प्राप्त कीजिए, ये बहुत जरूरी है। तो प्रश्न मैं लिख दे रहा हूं, क्या होता है बच्चों? प्रश्न आता है अनुगमन, अच्छा मैंने लिखा था, शायद याद करो, या लास्ट क्लास में मैंने प्रश्न लिखा था और अभी उसी की कहानी चल रही है, तो मैं नहीं चाहता कि अभी फिलहाल प्रश्न लिखूं, पूरा प्रश्न खत्म हो जाएगा ना जो डेरिवेशन है, तब फिर मैं फिर बता दूंगा, ठीक है? क्लियर? चलो अच्छा, अभी आप क्या पढ़ने वाले हैं गुरुजी? हम लोग पढ़ने वाले हैं अनुगमन वेग का, अनुगमन वेग का वैद्युत धारा से संबंध, अनुगमन वेग का वैद्युत धारा से संबंध, अनुगमन वेग का वैद्युत धारा से संबंध, अनुगमन वेग का वैद्युत धारा से संबंध। ठीक है, चलो, तो अनुगमन वेग का विद्युत धारा से संबंध, ये हम लोगों को निकालना है, ये संबंध स्थापित करना है। अनुगमन वेग का विद्युत धारा से संबंध कैसे होगा, बहुत बड़ी बात है ना? मतलब बच्चों पीडी अनुगमन वेग और वैद्युत धारा मतलब आई, इनके बीच में क्या बताना है आपको? एक रिलेशन बनाना है, एक संबंध दिखाना है। कैसे होगा? क्योंकि यहां पर देख सकते हो अभी कोई आई विद्युत धारा जैसा कोई भी पद नहीं है, विभवांतर है भी लेकिन विद्युत धारा नहीं है, तो वह कैसे होगी? बच्चों आप यहां पर एक चालक बना सकते हो, चालक मैं बना रहा हूं, ध्यान देना, ये एक कोई चालक है और चालक में जो है विभवांतर जोड़ा गया है, चालक के सिरों पर क्या जोड़ा गया है? एक विभवांतर जोड़ा गया है, प्लस माइनस एक विभवांतर जोड़ा गया है, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है वो इस प्रकार से प्रवाहित होते हैं, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है, और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जैसे विभवांतर स्थापित किया गया, वैद्युत क्षेत्र बना और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग वीडी से दौड़ने लगे। बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है? ए। इसकी लंबाई कितनी है? स्मॉल एल है, ठीक है, चालक की। बच्चों एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसमें हर एक छोटी सी छोटी जगह पर बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। इस पूरे चालक में छोटी से छोटी जगह पर ढेर सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। सुनो, देखो, लिखेंगे क्या? माना एक चालक, माना एक चालक जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए तथा, माना एक चालक जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए तथा चालक की लंबाई एल है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए तथा लंबाई स्मॉल एल है, तथा लंबाई क्या है? स्मॉल एल है। अब एक सबसे जरूरी बात जो मैं यहां पर लिखूंगा, वो चालक के एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो n है। चालक के, सबसे महत्वपूर्ण बात है, ध्यान देना, चालक के एकांक आयतन में, चालक के एकांक आयतन में, एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या,
मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है। कितनी है? स्मॉल n है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है स्मॉल n है। एकांक आयतन में, ध्यान देना, मैं यहां पर वर्ड को हाईलाइट करना चाहूंगा बच्चों, ये एकांक आयतन में उपस्थित बात हो रही। चालक का, ये चालक है, इसका आयतन होगा, और चालक के एक छोटे से भाग, जिसको हम एकांक आयतन कह सकते हैं, उस छोटे से भाग में क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो मैं स्मॉल n मान रहा हूं। चालक के एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है। अच्छा, एक बात मैं यहां पर लिखूंगा कि चालक मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग कितना है? vd है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग कितना है? vd है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग कितना है? vd है। मैं यहां पर अब शब्द थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि चालक के एकांक क्षेत्रफल से एकांक समय में, सब एक चालक के, गौर करेंगे शब्दों पर तभी आपको समझ में आएगा, चालक के एकांक क्षेत्रफल से एकांक समय से गुजरने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉन, गुजरने वाले या प्रवाहित होने वाले, गुजरने भी लिख सकते हो, प्रवाहित आवेश लिख सकते हो, प्रवाहित आवेश। ध्यान से सुनेंगे मैंने क्या लिखा। चालक के एकांक क्षेत्रफल मतलब क्षेत्रफल एक है, एकांक समय में मतलब समय एक है, प्रवाहित आवेश, और आवेश के रूप में कौन प्रवाहित हो रहा है? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉनों का वेग, प्रवाहित होने का मतलब इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग कितना है? vd। और कितने एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन स्मॉल n है, तो स्मॉल n vd लिखा जाएगा। ये एक समय में, ये क्षेत्रफल अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है a, इससे एकांक समय में एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाले जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या होगी वो n vd होगी। लेकिन ये तो एकांक था। अगर बच्चों एकांक ना बोल करके कहा जाए चालक के एकांक की जगह कितना? a क्षेत्रफल से एकांक ना बोल करके कितना लिखा जाए? t समय में प्रवाहित कुल इलेक्ट्रॉनों की बात की जाए, प्रवाहित कुल आवेश या इलेक्ट्रॉन, प्रवाहित कुल आवेश की बच्चों बात की जाए, सॉरी, प्रवाहित कुल आवेश की इलेक्ट्रॉन, सॉरी, प्रवाहित कुल इलेक्ट्रॉन लिखो तो ज्यादा अच्छा है भाई। वही बात, पहले तो इलेक्ट्रॉनों की चर्चा हम करेंगे, बाद में आवेश की चर्चा करेंगे। प्रवाहित कुल इलेक्ट्रॉन, और यहां पर भी प्रवाहित कुल इलेक्ट्रॉन, तो कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आ जाएगी? मुक्त इलेक्ट्रॉन ही है जो अनुगमन वेग से दौड़ रहे हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही मैंने माना स्मॉल n, एकांक आयतन में उपस्थित, लेकिन एकांक क्षेत्रफल से एकांक समय में जब ये बैटरी जोड़ी गई तो ये प्रवाहित होने लगे, दौड़ने लगे, तो प्रवाहित इलेक्ट्रॉन या गुजरते हुए इलेक्ट्रॉन या दौड़ते इलेक्ट्रॉन nvd थे। कुल इलेक्ट्रॉन जो होंगे कैपिटल N, वो कितनी होगी? कुल संख्या। तो ए क्षेत्रफल में t समय में, तो ये जो है बच्चों टोटल गुणा हो जाएगा nvd में, कुल मिला के ऐसे आ जाएगा, n है ही, a आएगा क्षेत्रफल से गुणा जितने क्षेत्रफल, vd वेग है ही, और t समय, भैया a का भी गुणा हो गया वहां पर, t का भी गुणा हो गया। एक बात ध्यान से सुनो, 1 किलो आम की कीमत 60 रुपए है, तो 10 किलो आम की कीमत क्या करोगे? 60 गुणे बच्चों ये क्या कर दोगे? 10, 600। समझ में आया? वही हाल हो रहा है कि अगर एकांक क्षेत्रफल से एकांक समय में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन nvd है, तो a क्षेत्रफल से t समय में प्रवाहित कुल इलेक्ट्रॉन a का गुणा भी हुआ है, t का भी गुणा हुआ है। समझ में आया? क्लियर? ओके। तो बच्चों ये कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ गई। तो प्रवाहित कुल आवेश अगर निकालना है, ये तो कुल इलेक्ट्रॉन आए, तो प्रवाहित आवेश का मान अगर निकालना है, पहले मैं आवेश बता दे रहा था ना, लेकिन आवेश नहीं, ये तो मुक्त इलेक्ट्रॉन थे। तो प्रवाहित आवेश Q की वैल्यू क्या होती है आपको पता है? आवेश के रूप में कौन दौड़ रहा है? मुक्त इलेक्ट्रॉन, तो स्मॉल ई, और ये n क्या है? उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तब ये आवेश निकलेगा। तो Q बराबर आवेश का मान कितना निकल आएगा? n की वैल्यू, ये जो है टोटल लिख दो, n a vd इंटू t इंटू स्मॉल ई, ये लिख दो यहां पर। ये किसकी वैल्यू आई है? आवेश का मान आया है, इतना कुल कूलाम का आवेश प्रवाहित होगा। अब ये जो प्रवाहित आवेश है बच्चों,
यही तो आवेश प्रवाह की दर को ही तो विद्युत धारा कहते हैं। तो आइए विद्युत धारा की परिभाषा से, क्या बच्चों, विद्युत धारा की परिभाषा से, विद्युत धारा की परिभाषा से, विद्युत धारा की परिभाषा से आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं I बराबर क्यू अपान में टी, I बराबर क्यू अपान में टी। अब क्यू की वैल्यू कितनी है, स्मॉल एन ए वी डी टी इंटू स्मॉल ई, ये टोटल क्यू की वैल्यू है, यहां पर देख सकते हो भाई एन ए वी डी टी ई, और यहां पर भी एन ए वी डी टी, और टी बच्चों समय है। यहां पर एक चीज आप गौर करेंगे कि टी से टी मर जाएगा, तो I बराबर बच्चों आ जाएगा, I बराबर आएगा एन ए वी डी ई, एन ए वी डी ई। ये विद्युत धारा का मान आ गया। ये किसका मान हो गया बच्चा पार्टी, ये विद्युत धारा का मान हो गया। लेकिन अभी ये विद्युत धारा और अनुगमन वेग में अगर संबंध की बात की जाए तो कैसे लिखोगे, उसको थोड़ा इस प्रकार से भी लिख सकते हो, अतः क्या लिख सकते हो, देखो वीडी को केवल रोक लो, वीडी को केवल एक पक्ष में रोक लो, एन ए ई ये सब बटे में आ जाएंगे आई के, तो आई बटे में एन ए ई, ये बच्चों अनुगमन वेग का सूत्र बन जाएगा। एक अनुगमन वेग का विद्युत धारा में संबंध निकल आएगा। इसे हम यहां पर कहेंगे कि यह अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध है। यह अनुगमन वेग वीडी तथा विद्युत धारा में संबंध है। अनुगमन वेग वीडी तथा विद्युत धारा आई में संबंध है। ये पूछा जाता है एग्जाम में, अगर 2 नंबर में पूछा जाए कि अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध बताइए, तो आप कुछ इस प्रकार से इसको हल करके बताएंगे। ठीक है, समझ गए बच्चों? ओके, सॉरी सर लेट हो गए सर, एक डाउट है, क्या है बताओ जल्दी लिखो। सर आई एम लेट, कोई बात नहीं, क्लास बंद कर दीजिए, नेटवर्क प्रॉब्लम। हाँ नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है बीच बीच में, बट मुझे लग रहा है कि देखो अभी 4-5 मिनट से ठीक चल रहा है, तो वो चीज़ें भी देखनी पड़ेंगी हमें भी, है ना। क्लास कल भी मिस हो गई, मैं करना नहीं चाहता, अगर काम ना होता तो उस तरह वाला वो भी छोड़ के चले आने वाला काम होता, छोड़ के चले आते। ठीक है, समझ में आ गया? सर आगे पढ़ते जा रहे हैं, अच्छा ये डाउट है क्या, आगे पढ़ते जाते हैं और पीछे वाला भूलते जाते हैं। रिवीजन करो बच्चों, रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट। अच्छा नोट्स आपको भेजी गई कैसी लगी? नोट्स में जो बच्चों फिगर है, जो आपको फिगर मिलेंगे नोट्स में, जो भी नोट्स में फिगर हैं वो मेरे बनाए हुए हैं। ठीक है, मेरे बनाए हुए हैं, और वो हैंड रिटन नोट्स जो थे उसी को वहां से कट करके वहां लिख दिया, वहां पर रख दिया गया है। और जितनी टाइपिंग है बच्चों वो मेरे स्वतः इन्हीं हाथों से लिखे हुए हैंड रिटन नोट्स के शब्दशः अक्षरशः टाइप किया गया नोट्स है। जो जो बातें मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स में लिखी हैं वही बातें बच्चों टाइप करके आपके पास पहुंचाई गई हैं। ठीक है, समझ गए? तो जो भूलने का प्रक्रम है ना उसको रिवीजन करते रहिए। ठीक है, चलो इनविटेशन वगैरह चल रहे हैं, वहां के लिए तो नेटवर्क प्रॉब्लम आप लोग नहीं बता रहे हो, आप लोग को बहुत इधर उधर जाना होता है। हाँ, वन डे ग्राफ जनरेटर कैसे नहीं बना, ये कैसे बात बोल रहे हो? वन डे ग्राफ जनरेटर बना हुआ है, आप देख सकते हो नोट्स में भाई। चलो ये बच्चों आया अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध, और इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अब बच्चों आता है एग्जाम में पूछ लिया जाता है अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में संबंध, तो ये भी हेडिंग होगी क्या, अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में संबंध। अनुगमन वेग पीढ़ी तथा धारा घनत्व में संबंध। धारा घनत्व में संबंध, तो ये भी बच्चों कई बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछ लेता है इस चीज को ना, ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछता है कि ऑब्जेक्टिव में बताओ ये धारा अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में संबंध। बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछा है, इस संबंध को बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछा है। ओहो तार कट रहे हैं, अच्छा चलो कोई बात नहीं, इतना चलता है, इतना तो चलता है। अनुगमन वेग वीडी तथा धारा घनत्व क्या होता है बच्चों? धारा घनत्व जे होता है, जे में संबंध। तो आपको पता है कि धारा घनत्व बराबर क्या होता है? धारा घनत्व
जे बराबर होता है आई अपान में ए। बोलो हाँ, जे बराबर आई अपान में ए होता है, तो धारा घनत्व की परिभाषा तो यही होती है, जे बराबर आई अपान में ए से। तो यहां पर जे बराबर, और आई की वैल्यू देख सकते हो ये लिखी हुई एन ए वी डी इंटू ई, अपान में बच्चों क्या कैपिटल ए, यहां पर क्या हो जाएगा कैपिटल ए से मर जाएगा। तो जे बराबर क्या मिल जाएगा, जे बराबर मिल जाएगा, या फिर कह लो वीडी बराबर, क्योंकि हमें तो अनुगमन वेग से संबंध बताना है ना, तो अनुगमन वेग वीडी बराबर जे अपान में ये बच्चों एन ई इसके बटे में आ जाएगा एन ई। यही बच्चों अनुगमन वेग का सूत्र हो गया। अनुगमन वेग का सूत्र किसके पदों में, धारा घनत्व के पदों में। तो यह बोला जाएगा अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में संबंध है। इसे क्या बोला जाएगा, यह अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में संबंध है। यह अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में संबंध है। धारा घनत्व में संबंध है, संबंध है। नोट कर लिए, सब कुछ अच्छा है। अब सर आप खुश क्यों नहीं हैं, अब कहां पर आपको लग रहा है कि हम रोते हुए नजर आ रहे हैं? मतलब कुछ भी एकदम सीरियस मोड में होकर के पढ़ा रहे हैं। हाँ अच्छा, एप्लीकेशन पहले से तो फास्ट हुआ है, उसी के लिए तो ये सब प्रॉब्लम आई थी। इतना सब कुछ एप्लीकेशन के लिए किया गया, फास्ट किया गया, पैसे खर्च किए गए, लेकिन अब क्या बताया जाए, थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम रही जा रही है। बट पहले से फास्ट हुआ है, ये चीज़ तो मैंने भी देखी है। हाँ, ये जिन बच्चों के मोबाइल पुराने हैं, जैसे 3G फोन है या 4G है, जो बच्चों के 5G है उनके लिए तो बहुत बेस्ट है, जो बच्चों के 4G फोन या 3G फोन है उनमें दिक्कत आ रही ज़्यादा। ठीक है, चलो, तो ये चीज संबंध में समझ में आ गया कि मैंने कहा कि अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में ये संबंध बताना था, तो ये संबंध आया कहां पर, ये वाला संबंध प्राप्त हुआ, वीडी इक्वल टू आई अपान में ए एन ई या एन ए ई, और यहां पर विद्युत अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में संबंध आया। अब जो सबसे जरूरी बच्चा पार्टी बात हमको पढ़नी है, ओम के नियम का सत्यापन किसके, अनुगमन वेग से। चलो अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग लिखिए, अनुगमन वेग से, अनुगमन वेग से ओम के नियम का सत्यापन। अनुगमन वेग से ओम के नियम, अनुगमन वेग से ओम के नियम का, ओम के नियम का सत्यापन। अनुगमन वेग से ओम के नियम का सत्यापन करना है, और यह बहुत बड़ा प्रश्न है और बहुत बड़ा राज छिपाए बैठा है। अभी आपको बच्चों में बताऊंगा कि ओम का नियम वास्तव में जो आपने पढ़ा था हाई स्कूल में कि V अनुक्रमानुपाती आई होता है, तो V बराबर आई आर आ जाता है, ई ए आर जो है यही चालक का प्रतिरोध कहलाता है। ऐसे चालक का प्रतिरोध नहीं आया था, ऐसे उन्होंने नहीं बताया था। ठीक है, ऐसे चालक का प्रतिरोध उन्होंने नहीं बताया था। क्वालिटी नहीं पढ़ रहा है, एक सेकेंड, एक सेकंड, मैं देखो देख के बताता हूं। आप लोग जो बात कर रहे हो मैं भी देख लेता हूं। ठीक है, क्वालिटी बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। देखो देखिए, अच्छा एक सेकंड, देखिए आपके सामने मैं चला रहा हूँ ऐप को। ठीक है, आपके सामने बिल्कुल ध्यान देना। टारगेट बोर्ड ओपन हुआ, ठीक है, लाइव पे गए, ये ऊपर क्लास चलती हुई दिख रही 12th की, ये 11th के बैच वालों की है। ये 12th पे गए, क्लास चल रही, मैं इधर आ गया हूँ, और ये सेटिंग 240 है, चाहे बच्चों आप इसमें 720 पे जाइए, हो तो रहा है। कैसे आप कह रहे हो सकता है कि मोबाइल की वो क्वालिटी ना हो, ऐसा हो सकता है। तो इस चीज को दूर करने के लिए भी प्रयास किया जाएगा, है ना, किया जा रहा है, जाएगा नहीं, जा रहा है। लेकिन हर मोबाइल में ऐसा प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, ये भी बात सही है, हर मोबाइल में ऐसा प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अनुगमन वेग से ओम के नियम का सत्यापन कैसे है, आइए समझते हैं, सीखते हैं। ठीक है, बहुत आसान है, तो ओम के नियम को एकदम केवल बस याद रखना है। क्या, अनुगमन वेग की परिभाषा बताइए, अनुगमन वेग की परिभाषा से, अनुगमन, अनुगमन वेग की परिभाषा से, अनुगमन वेग की परिभाषा, अनुगमन वेग की परिभाषा से कितने लोगों को अनुगमन वेग का सूत्र याद है, Vd इज इक्वल टू कौन वाला सूत्र, स्मॉल ई कैपिटल V अपान में M इंटू L, और इंटू में बच्चों कितना
टाउ, इसको मान लो क्या, समीकरण नंबर 1 मान लो। ठीक है, यह अनुगमन वेग की परिभाषा से हो गया। दूसरा बच्चों हमको समीकरण उठाना है अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा के संबंध से। अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा के संबंध से, विद्युत धारा के संबंध से। अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा का अगर संबंध देखा जाए तो संबंध VD बराबर कितना आया वो भी बताओ जरा मुझे। VD बराबर I अपान में अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध, VD इक्वल टू I अपान में A यानी E, I अपान में A यानी E। ये बच्चों अनुगमन वेग का विद्युत धारा में संबंध है, और ये अनुगमन वेग का कह सकते हो विभवांतर V से संबंध है। ये समीकरण नंबर क्या हो गया, 2। बच्चों समीकरण 1 व 2 से ध्यान से देखो क्या है, इनमें LHS बराबर है ना। समीकरण 1 व 2 के क्या है, LHS बराबर है, तो RHS बराबर ही होंगे। समीकरण 1 व 2 से हम ध्यान दें तो LHS में VD, LHS में VD, LHS बराबर होते हैं, तो RHS भी बराबर होते हैं। तो RHS में क्या बराबर होगा भैया, EV, E कैपिटल V अपान में M इंटू L इंटू का टाउ बराबर क्या होगा, I अपान में A यानी, I अपान में A यानी हो गया, I अपान में A यानी। तो यहां पर अगर बच्चों हम देख पा रहे हो एक चीज, अगर मैं यहां पर देख पा रहा हूं कि ओम का नियम सर कैसे होता है, ओम का नियम जरा बताइए ना कि ओम का नियम हम कैसे बनाएं। तो सर्वप्रथम आओ पहले हम ओम का नियम भी आपको बता देते हैं। अगर आपको 10th में, वैसे 10th में याद होना चाहिए था ओम्स लॉ, ओम का नियम आपको याद होना चाहिए था, और अगर ओम का नियम नहीं याद है तो यह बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ओम्स लॉ, ठीक है, ओम का नियम क्या होता है, ओम सर ने क्या कहा था, ओम सर ने कहा था कि यदि ये कोई चालक है, चालक धातुओं का होगा जिसमें वैद्युत धारा आराम से प्रवाहित हो सके, यदि किसी चालक में, ठीक है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब आदि नियत रहे तो उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है ना। क्या बताया था ओम के नियम के अनुसार, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, यदि किसी चालक की, चालक धातुओं का बना होगा, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप दाब आदि, जैसे ताप कामा दाब आदि नियत रहे, ताप दाब आदि नियत रहे तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर, तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर, चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर V, चालक में प्रवाहित धारा I, चालक में प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब बच्चों ओम सर ने कहा कि जो V है वो प्रोपोर्शनल क्या है, I के। अगर V प्रोपोर्शनल का साइन हटा दिया जाए तो बराबर का चिन्ह आएगा और कोई ना कोई एक नियतांक आएगा, वो नियतांक आता है बच्चों R, जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। यही लेकिन बच्चों ओम का नियम भी है। यहां पर ये बात बता जरूर देंगे कि यहां कैपिटल R एक नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं, एक नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं, जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। इसका मात्रक ओम होता है, इसका मात्रक ओम है। मतलब ओम सर ने बनाया था तो ओम के नियम पर ही ये है, ओम के नाम पर ही इसका मात्रक है। बच्चों ओम सर ने पता क्या किया, ओम सर ने कहा कि भैया जितना विभवांतर हम स्थापित कर रहे हैं उतनी मात्रा की धारा प्रवाहित हो जाए, लेकिन धारा उतनी मात्रा में आ ही नहीं रही थी। जब भी विभवांतर और धारा का मान निकाला जाए तो कुछ ना कुछ डिफरेंस है, तो उन्होंने कहा भैया कुछ ना कुछ तो है, तो चलो भैया V जो है अनुक्रमानुपाती धारा के, ये तो बात ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ बीच में ऐसी राशि है जो खा रही है चीजों को, जो कि इक्वल नहीं है। इक्वल आने के लिए बराबर चिन्ह लग गया, लेकिन I के साथ में फिर R आ गया, और ये R क्या होता है, मतलब कुछ ऐसी चीजें थी कि विभवांतर जितना लगाया जा रहा था उतनी धारा प्राप्त नहीं हो रही थी। इसका मतलब इस चालक में कोई ना कोई रोक रहा था या कुछ मान को खाए जा रहा था। तो बराबर का चिन्ह तभी लगता है जब दोनों पक्ष बराबर, इसका मतलब धारा कम हुआ करती थी। अब धारा के मान को, मतलब विभवांतर के मान को कोई खा रहा था, तभी धारा का मान कम आ रहा था। वो कौन खा रहा था, प्रतिरोध खा रहा था। तो ये चालक का प्रतिरोध होता है। ओम सर ने कहा भैया वैल्यू बराबर नहीं आ रही है, इसका मतलब कोई ना कोई अवरोध है, और उस अवरोध को उन्होंने नाम दिया प्रतिरोध, और उसको नाम, उसका मात्रक ओम दिया। ये है R।
अब बच्चों बात आगे बढ़ी तो ये आर क्या ओम के नियम से केवल आर यही होती है वैल्यू? क्या ओम के नियम में ये आर जो दिख रहा है यही आर होता है? तो वास्तव में आर किन चीजों से मिलकर के बना? अवरोध के रूप में जो चालक में अवरोध लगा रहे हैं धारा के मार्ग में, धारा के मार्ग में प्रतिरोध क्या काम करता है? ब्रेकर का काम करता है। तो ये जो प्रतिरोध है, ये जो धारा के मार्ग में अवरोध लगा रहा है, ये किससे मिलकर के बना है? ये आपने 10th में पढ़ा था बच्चा पार्टी, ये चीज आपने कहां पढ़ी थी? 10th में पढ़ी थी, बोलो हाँ 10th में पढ़ी थी। लेकिन यहां कुछ विस्तार से पढ़ोगे, यहां पर कुछ और विस्तार से पढ़ोगे। ये V इक्वल टू आई आर, ठीक है। यहां पर देखिए मैं यहां पर क्या बताया हूं अभी, अनुगमन वेग से ओम के नियम का सत्यापन। मैंने क्या कहा आपको? एक फार्मूला ये अनुगमन वेग का याद रखना है, वी डी बराबर स्मॉल ई कैपिटल वी अपान में एम एल इंटू टाउ। दूसरा फार्मूला बच्चों आपको ये याद रखना है, ये याद रखना है अनुगमन वेग का विद्युत धारा से संबंध, ओम विद्युत धारा से संबंध वी डी इक्वल टू आई अपान में, यानी दोनों के अगर देखें एलएचएस बराबर है तो दोनों के आरएचएस बराबर कर दो। अब यहां पर अगर आप ओम का नियम थोड़ा सा बना सको तो देखो बच्चों, ये विभवांतर है वी, रोक लो बटे में, ये आई इस तरफ अंश में, अगर इस तरफ लाओगे, इस पक्ष में लाओगे तो बच्चों हर में आ जाएगा, वी अपान में आई हो जाएगा बराबर। सबको उधर भेज दो, ये एम एल इधर भाग में, उधर जाएगा गुणा में हो जाएगा, तो एम एल, और देखो कुछ गुणा में जाएगा नहीं, और कुछ नहीं, ई वी टाउ ये सब बच्चों बटे में इधर आ जाएगा। तो ये ए एन ई तो है ही, ए एन ई, और बच्चों क्या, ये ई वी टाउ यहीं आएगा, ई वी टाउ भी आएगा। तो बच्चों ई जो है ना, ई वी और ये टाउ, सॉरी ई जो है और टाउ, वी तो यही है ना, केवल ई और टाउ यहां बटे में आएगा, गुणा में है ना, ये दोनों इधर आएगा इसके, तो गुणा में, हर में गुणा में आएगा यहाँ, तो ई स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, क्योंकि जब ई से गुणा होगा तो स्क्वायर हो जाएगा, और इनटू का ये टाउ भी इसके गुणा में आ जाएगा, ये टाउ हो जाएगा, हो गया। अब ये वी अपान में आई क्या है? ओम के नियम से देख लो, यहां से बच्चों अगर आप देखो कि वी है, आई को बटे में ले आओ, तो वी अपान में आई बराबर क्या होता है? आर होता है। यही तो ओम का नियम है, वी अपान में आई बराबर आर, है कि नहीं? तो यहां पर भी तो हम यही लिख सकते हैं ओम के नियम से, ओम के नियम से। ओम का नियम क्या है? ओम का नियम ये भी है कि भैया वी अपान में आई, ओम का नियम तो ये भी है कि भैया वी अपान में आई बराबर आर होता है। तो ओम का नियम हम ये लगा सकते हैं वी अपान में आई बराबर आर से, अर्थात वी अपान में आई की जगह हम क्या लिख सकते हैं? आर लिख सकते हैं। तो ये बच्चों आर बराबर वैल्यू मिल जाएगी, अतः आर बराबर एम एल अपान में ए एन ई स्क्वायर इंटू टाउ। ये बच्चों हो गया चालक का प्रतिरोध, एकदम सिद्ध हो गया। इसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं, इसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं, जो निम्न का, जो इन कारकों पर निर्भर करता है, जो इन कारकों पर निर्भर करता है। किन कारकों पर निर्भर करता है? तो देख रहे हो यहां पर, जो इन कारकों पर निर्भर करता। इस प्रकार ओम के नियम का सत्यापन हो गया कि भैया ये देख सकते हो वी अपान में आई बराबर एम एल अपान में ए एन ई स्क्वायर अपान में टाउ, वी अपान में आई बराबर आर होता है, तो इसकी जगह हम आर वैल्यू लिखेंगे, और ये आर का मान होता है, प्रतिरोध का मान होता है। इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, मतलब आवेश जो भी है उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है प्रतिरोध। एल चालक की लंबाई कितनी है उस पर निर्भर करता है। ए चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। प्रति एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। आवेश पर निर्भर करता है, क्रांतिकाल पर निर्भर करता है। इतने सभी मानों पर चालक का प्रतिरोध जो है वो निर्भर करता है। बच्चों यही ओम के नियम का सत्यापन हो गया, यही ओम के नियम का सत्यापन हो गया। सर ओम के नियम का बीमा क्या होता है? ओम के नियम का बच्चा बीमा नहीं होता, भौतिक राशियों का बीमा होता है। जैसे यहाँ वैद्युत प्रतिरोध है तो वैद्युत प्रतिरोध का बीमा होगा, वैद्युत प्रतिरोध का आप बीमा निकाल सकते हैं। आर बराबर वी अपान में आई है, वी विभव है, वोल्ट की बीमा डब्ल्यू अपान में क्यू से विभव की बीमा निकाल लीजिए, और आई की ए होती है वैद्युत धारा की, हल करके आप वैद्युत प्रतिरोध की बीमा निकाल सकते हैं। अभी आगे जो हम पढ़ाएंगे हेडिंग, वो वैद्युत प्रतिरोध की ही हेडिंग पढ़ाएंगे, वैद्युत प्रतिरोध की ही हेडिंग पढ़ाएंगे, ठीक है? क्लियर है? तो ये चीज हो गई इतना। तो वैद्युत प्रतिरोध के बारे में ये चीज है। अब वैद्युत प्रतिरोध क्या होता है इसके बारे में हेडिंग ही नेक्स्ट होती है कि वैद्युत प्रतिरोध क्या है। वैद्युत प्रतिरोध, वैद्युत चालकता, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट चालकता, गतिशीलता, ये किन कारकों पर निर्भर करते हैं? इस सूत्र को जरूर याद रखना, क्योंकि इसकी जरूरत बहुत जगह पड़ेगी। वीवीआई है, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं यहां पर लिख सकता हूं इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। तो आज के लिए मैं इतना ही रखूं।
कि और पढ़ाऊं, मुझे जो लगे देखता हूं एक बार। पहले मैंने आज क्या क्या पढ़ाया आपको। चैप्टर नंबर 3 में संवहन वेग अपोहन वेग की पहली परिभाषा रिवीजन कराई, क्योंकि कल क्लास नहीं हुई थी तो इसको भूल गए होंगे। सेकंड मेथड से मैंने इसका डेरिवेशन बताया, अनुगमन वेग क्या है। जिस वेग से ये उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन दौड़ने लगते हैं, भागने लगते हैं, उस वेग को हम अनुगमन वेग बोलते हैं, संवहन वेग बोलते हैं, अपवाह वेग बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, जिस वेग से ये मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक में दौड़ने लगते हैं, जिनसे धारा प्रवाहित होती है। तो अनुगमन वेग का वैद्युत धारा से संबंध क्या होगा, तो मैंने वैद्युत धारा को पहले वैल्यू निकाली, तो जिसके लिए प्रवाहित कुल आवेश का मान निकाला। प्रवाहित आवेश का मान निकाला तो Q बराबर N ही होता है। ये कैपिटल N क्या है, कुल प्रवाहित मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो कुल प्रवाहित मुक्त इलेक्ट्रॉन जो संख्या है वो NaVd, स्मॉल n क्या है, एकांक आयतन में उपस्थित संख्या मुक्त इलेक्ट्रॉनों की, ए क्या है, चालक का क्षेत्रफल है, Vd क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग है, T क्या है, जितने समय में मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं। तो उन सभी बातों को Q आवेश की वैल्यू आ गई, क्योंकि हमें वैद्युत धारा से संबंध बताना है अनुगमन वेग का। तो पहले वैद्युत धारा का मान निकाल लेना अनुगमन वेग के पदों में। तो वैद्युत धारा का मान जो आएगा वो आवेश प्रवाह की दर आएगा। तो आवेश का मान निकाल लिए। अब इससे आगे परिभाषा जो होती है विद्युत धारा की परिभाषा, I बराबर Q/T, आवेश प्रवाह की दर से। तो आवेश की टोटल वैल्यू रखी, T कट गया, ये Vd आ गया। देखो Vd और I है, और इन्हीं दोनों में संबंध बताना था। संबंध का मतलब क्या होता है, जिस सूत्र में दोनों पद विद्यमान हो उसमें मौजूद हो। तो Vd भी है, I भी है, तो ये अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध हो गया। ठीक है, ये चीज आ गई, क्लियर हो गया। फिर मैंने बता दिया आपको विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। ये बच्चों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो इससे याद रखना, ये सूत्र जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कई बार पूछा गया, मतलब पूछा ही जाता है, याद रखेंगे इसको। इसके बाद मैंने कहा कि ओम के नियम का सत्यापन करना है, तो पहले ओम का नियम पढ़ लेना है। अगर प्रश्न आपकी परीक्षा में आए, प्रश्न क्या पूछ लिया जाता है, ओम का नियम क्या है, ओम के नियम को समझाइए, ओम के नियम को समझाइए, ओम के नियम को समझाइए। अगर 2 नंबर में आए तो आप ये लिख दोगे, अगर 2 नंबर में केवल आए तो आप केवल इतना लिखोगे। लेकिन जो प्रश्न पूरा पूछा जाएगा कि अनुगमन वेग की सहायता से ओम का नियम सत्यापित कीजिए, तो बच्चों कहीं ना कहीं आप शुरुआत कहीं ना कहीं नहीं, यहां से शुरुआत करोगे, अनुगमन वेग का सूत्र प्राप्त करोगे, फिर अनुगमन वेग का विद्युत धारा से संबंध बताओगे। यहां तक ये नहीं बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अनुगमन वेग का धारा घनत्व से संबंध ना बताओ, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन यहां तक लिखोगे। फिर इसके बाद ये ओम का नियम लिखोगे, और फिर यहां पर अनुगमन वेग से ओम के नियम का सत्यापन करोगे। यहाँ पर अनुगमन वेग का सूत्र और अनुगमन वेग से विद्युत धारा में जो संबंध निकाले उसका सूत्र, इन दोनों के देख सकते हो LHS बराबर है, तो RHS बच्चों बराबर होंगे। तो यहाँ पर लिख दिया समीकरण 1 व 2 से, मतलब LHS बराबर है तो RHS बराबर होंगे, RHS को बराबर कर दिया। V/I ये जो बच्चों अनुपात है, ये ओम के नियम से ये ही अनुपात R के बराबर होता है, तो ये यहाँ पर उठा के रख दिया वैल्यू। तो इस हिसाब से ये R की वैल्यू आ गई, जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं, और ये इन कारकों पर निर्भर करता है। ठीक है, क्लियर। सर कलर कोड क्या होता है, कलर कोड बच्चों कार्बन प्रतिरोध के हैं, आगे इसी चैप्टर में सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे, आगे आगे नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए मैं इतना ही रखता हूं, क्योंकि अगर ज्यादा होता है तो फिर आप लोग कहोगे कि सर ज्यादा आगे भाग रहे हैं, बहुत बच्चों को परेशानी होती है। आज के लिए मैं इतना ही रखता हूं, ठीक है। और कल बताऊंगा आप सभी को जो मैंने अभी बताया, वैद्युत प्रतिरोध 2-2 नंबर की परिभाषा है, वो ऑब्जेक्टिव में ढेर सारे क्वेश्चन और न्यूमेरिकल वहां से बनते हैं। वैद्युत प्रतिरोध, वैद्युत चालकता, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट चालकता, ढेर सारे इनसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और इनसे जो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध और विशिष्ट चालकता से स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी से जो क्वेश्चन है बच्चों, वो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं, NDA, और अगर इंट्रेंस एग्जाम की बात करें तो JEE और जैसे एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। ये भी पूछे जाने का मतलब है श्योर पूछे जाते हैं। अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं, प्रतिरोध की बात करूं, तो वैद्युत चालकता, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट चालकता से संबंधित प्रश्न आपके हर एक एंट्रेंस एग्जाम में पूछे। ठीक है, तो फिजिक्स का कल इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है, कल जुड़ना मत भूलिएगा। आज की क्लास के लिए इतना ही, आपके प्यार और सपोर्ट स्नेह के थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। खुद खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखने का पूरा प्रयास करें। माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती सा चमकाऊंगा, तो सपने बड़े देखना, उसे पूरा करके आऊंगा। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।